हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव। वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टडीज के हिसाब से साइंटिस्टों ने ये प्रूफ किया है कि एक इंसान यानी कि मैं, आप और हम सब 2000 वॉट्स की बिजली जनरेट कर सकते हैं। 2000 वॉट्स यानी एक अकेला इंसान 20 लाइट बल्ब्स जला सकता है। 20 लाइट बल्ब्स, वाओ, ये तो इनफ है किसी घर को रोशन करने के लिए। उन सभी घरों में से जो सैडली पूरी दुनिया की उन 29% बदनसीब आबादी में आती है जिन्हें 1990 के डेटा के अनुसार बिजली, इलेक्ट्रिसिटी का एक्सेस ही नहीं था। मतलब गॉश, पूरे वर्ल्ड के 29% लोग अंधेरे में जी रहे हैं। बट वेट, व्हाट इफ वर्ल्ड के 100% लोग अंधेरे में जीने लगे तो? मतलब व्हाट इफ देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी? वेल, सो घर का टीवी बंद, ऑफिस का पीसी बंद, फैक्ट्री की मशीनें बंद, स्टॉक्स का रेट क्रैश तो स्टॉक मार्केट भी बंद, देश की इकोनॉमी क्रैश तो देश भी बंद, और बेसिकली आपकी जिंदगी झंड। नहीं, लिटरली इन केस 7 दिन तक भी इलेक्ट्रिसिटी चली गई ना तो दुनिया के 449 न्यूक्लियर रिएक्टर्स को कूल कौन करेगा? सो हो गए ना 450 न्यूक्लियर ब्लास्ट्स। एंड आफ्टर दिस डू यू रियली थिंक द वर्ल्ड वुड लास्ट? दो से ही जापान की हालत इतनी खराब है। सो हमने एस्टैब्लिश कर दिया कि बिजली इज इंपॉर्टेंट, लेकिन बिजली इज ऑल्सो पेरिशिंग। कोल यानी कि कोयला दुनिया के बिजली प्रोडक्शन का लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है। इंडिया अकेले 73% इलेक्ट्रिसिटी कोल से बनाता है। लेकिन हियर इज बिजली प्रोडक्शन का फर्स्ट प्रॉब्लम, बिकॉज कोल इज ऑल्सो पेरिशिंग। यूएसए की कोल रिजर्व्स पूरे 2021 में 53% कम हो चुके हैं और बाकी दुनिया का भी कुछ ऐसा ही हाल है। सो बेसिकली अभी के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोल, यानी कि कोल बढ़ा तो बिजली भी बढ़ी और कोल घटा तो बिजली भी घटी। और ये घाटा कोई मामूली घाटा नहीं है। इंडिया अकेले 2021 में 1201 मिलियन यूनिट्स का शॉर्टेज फेस कर चुका है और सिर्फ कोल की वजह से। बट ये कोल का प्रॉब्लम सिर्फ एक प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम नंबर 2 है इलॉन मस्क का, मेरा मतलब क्रिप्टो करेंसी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक एनालिसिस ये कहता है कि बिटकॉइंस एक साल में इतना एनर्जी, इतना इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं जितना तो पूरा अर्जेंटीना देश भी नहीं करता है। एक्चुअली क्रिप्टो करेंसीज को बनाने के लिए करना पड़ता है कुछ बहुत ही स्पेशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व, जिसके लिए लगते हैं कुछ बहुत ही हाईटेक सिस्टम्स, पीसी वगैरह, और जो जाहिर सी बात है कंज्यूम करते हैं ढेर सारा इलेक्ट्रिसिटी। सो नाउ अगेन हमने एस्टैब्लिश कर दिया कि बिजली इज इंपॉर्टेंट, लेकिन उसके लिए कोल इज इंपॉर्टेंट, लेकिन कोल इज पेरिशिंग, प्लस इस पे क्रिप्टो माइनिंग हो रही है और इसीलिए बिजली इज ऑल्सो पेरिशिंग। सो अब डिमांड और सप्लाई के प्रिंसिपल्स के हिसाब से सप्लाई घटी तो डिमांड बढ़ी और डिमांड बढ़ी तो दाम भी बढ़ा, यानी बिजली एक्सपेंसिव हो सकती है। अगेन अनदर प्रॉब्लम। गॉड, कितने प्रॉब्लम्स है। और बिजली के इस डिमांड सप्लाई फ्लक्चुएशन से बढ़ते दामों का असर हम इंसानों के तिजोरियों पर भी पड़ा है। जब महंगाई की खाई को भरने के लिए अपने रोजमर्रा में लगने वाली चीजों से कटौती की जाती है, और इसीलिए मैं लेकर रहा हूं आपके लिए मैजिक पेन ऐप। ट्रस्ट मी गाइस, ये कमाल का ऐप है, मैं अभी बताता हूं। इससे आप अपनी महंगी शॉपिंग बड़े बड़े डिस्काउंट पर कर सकते हो, एंड बाय बड़ी आई मीन 90% तक, फिर चाहे शॉपिंग, ग्रोसरी, फार्मेसी, ब्यूटी, फिटनेस या किसी भी प्रोडक्ट की हो। और इस ऐप से आप शॉपिंग करके अपना फर्स्ट ऑर्डर बिल्कुल फ्री में पा सकते हो, क्योंकि आपके फर्स्ट परचेस पर आपको मिलता है 90% डिस्काउंट। यही नहीं, अगर आप अपने शॉपिंग बिल की फोटो इस ऐप पर पोस्ट करते हो तो आपको हर पोस्टिंग के साथ मैजिक पॉइंट्स मिलेंगे। एक मैजिक पॉइंट ₹1 के बराबर होता है, जिसका डिस्काउंट आपको मिलता है। तो देर किस बात की है, अभी इस ऐप को डाउनलोड करो। मैं पर्सनली इस ऐप को बहुत यूज करता हूं फ्रेंड्स, सही में बता रहा हूं, फायदा कराएगा आपका। वीडियो के नीचे मैंने दे दिया है लिंक, अभी जाओ डाउनलोड करो, इसे इस्तेमाल करो। आपको बस मेरा कोड यूज करना है FlySci। फर्स्ट ऑर्डर पर 90% मुफ्त चीजें पाओ। वैसे एक प्रॉब्लम तो ये भी है, टॉपिक से थोड़ा साइड हटे तो आज इंडिया में 42.75 मिलियन लोग अनएम्प्लॉयड है, यानी कि बेरोजगार है। दुनिया के 30% लोग बेरोजगार है। सैड राइट? बट वेट, ये 30% लोग बेरोजगार है, बेकार नहीं। एंड डोंट फॉरगेट, आज एक इंसान भी 20 घरों को रोशन कर सकता है, एटलीस्ट उतनी बिजली प्रोड्यूस करता है, हर घर में एक बल्ब। सो क्या इससे कुछ घंटी बज रही है दिमाग में? वेल, थियरी में, सिर्फ कॉन्सेप्ट में ये बेरोजगार लोग जिनका डिमांड दूसरे फील्ड्स में कम है, वो इलेक्ट्रिसिटी के सप्लाई को मीट करने में इस्तेमाल नहीं किए जा सकते क्या? वेल, आइडिया तो इंटरेस्टिंग लग रहा है, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है? क्या इससे वाकई में दुनिया की इलेक्ट्रिसिटी की कमी पूरी हो जाएगी? लेट्स फाइंड आउट। बट उससे पहले आखिर दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी अधूरी है ही क्यों? आई नो वी डिस्कस्ड कोल की वजह से, लेकिन हमारे पास तो कोल के अलावा भी कई सारे ऑप्शंस है ना, जैसे कि विंड, वाटर, न्यूक्लियर एनर्जी एक्सेट्रा। उससे बिजली क्यों नहीं बनती है? इनफैक्ट 400 टन कोल जलाने से जितनी एनर्जी मिलती है, उतनी तो सिर्फ 1 किलो यूरेनियम से मिलती है। सो आओ दुनिया को बचाते हैं और सबसे पहले तो ये सीखते हैं कि इनसे बिजली बनती कैसे है। हम अलग अलग एलिमेंट्स को टेस्ट करेंगे और देखेंगे हर किसी से इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है। फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद वाटर। पानी से, यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से दुनिया की 18% इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जा रहा है।
और असल में ये होता ऐसे है कि सबसे पहले तो पानी को डैम्स में ऊपर भरा जाता है और फिर उसी पानी को लार्ज पाइप्स या फिर टनल्स के द्वारा नीचे छोड़ दिया जाता है। वो इसीलिए सो दैट जब पानी फोर्स से नीचे गिरे तब वो नीचे फिट किए हुए टर्बाइंस को स्पिन कर सके, सो दैट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सके। बट वेट अ मिनट, टर्बाइन के स्पिन होने से इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होगी? वेल, अपने स्कूल टाइम की याद करो, हमने फिजिक्स के प्रोजेक्ट में कैसे इलेक्ट्रिसिटी की मदद से मैग्नेटिक फोर्स जनरेट किया था, और अब दुनिया उसी का उल्टा कर रही है भाई। अब वो मैग्नेटिज्म का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बना रही है। कैसे? असल में टर्बाइन इज नथिंग बट अ वेसल विद कॉइल, जिसे नॉर्थ एंड साउथ मैग्नेट्स के बीच में रखा जाता है। सो अब होगा ये कि इन दोनों के बीच में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, क्योंकि ये 7th क्लास का बेसिक साइंस है कि नॉर्थ मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड्स भेजता है साउथ मैग्नेट की तरफ। सो जब वाटर की वजह से टर्बाइन घूमेगा तो कॉइल भी घूमेगा उस मैग्नेटिक फील्ड में, और राइट हैंड जनरेटर रूल के हिसाब से जब कभी भी कोई कॉइल या कॉपर कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में बार बार मैग्नेटिक रेस को कट करता है तो सिंपल है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। और यही सेम प्रोसेस रिपीट होती है जब विंड मिल की वजह से टर्बाइंस घूमते हैं, और जब न्यूक्लियर आइटम्स को जलाया जाता है तो वो भी पानी को उबालने के लिए ही किया जाता है, सो दैट उसके स्टीम से टर्बाइंस को घुमाया जा सके। नाउ व्हाई विंड एंड वाटर इज नॉट यूज्ड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन? वेल, एक अकेले विंड मिल को लगाने का खर्चा कितना होता है आपको पता है? 2.6 से 4 मिलियन डॉलर्स तक, यानी कि 20 से 35 करोड़ रुपए। और ये खर्चा सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं है, विंड मिल के लग जाने के बाद इंश्योरेंस, लैंड रेंट और रिपेयर एंड सर्विसेज जैसे भी कई सारे खर्चे हर साल करने पड़ते हैं। इन शॉर्ट, ये आइडिया काफी एक्सपेंसिव है। अब रही बात वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की, तो वो आइडिया भी कुछ कम एक्सपेंसिव नहीं है। एक डैम को बनाने का खर्चा 1800 मिलियन यूएस डॉलर्स होता है। और दूसरी बात, क्या डैम्स को जगह जगह बनाया जा सकता है? नहीं, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है। और इसीलिए यहां पर बात आ जाती है लिमिटेड प्लेस और पॉसिबिलिटीज की। सो अब क्या ऑप्शन बचा? कोल, कोयला। क्योंकि जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि इलेक्ट्रिसिटी को मेजरली कोल से ही जनरेट किया जाता है। अब कोल से कैसे जनरेट किया जाता है वो भी मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं। तो होता ही है ना कि कोल को पावर प्लांट में लाया जाता है, जहां फिर उसे पानी को बॉईल करने के लिए जलाया जाता है, सो दैट वो पावर प्लांट्स वाटर के स्टीम से टर्बाइन को स्पिन कर सके और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सके। एंड बाकी आगे का प्रोसेस तो बिल्कुल सेम टू सेम है। बट यहां पर एक और एक मेजर प्रॉब्लम आती है। द इशू इज कि जब कोयले को जलाया जाता है तब वो भारी मात्रा में हैजर्डस स्मोक रिलीज करता है, which creates air pollution। और अगर एयर पोल्यूशन से कुछ घंटी बजी होगी तो यस, ये ग्लोबल वार्मिंग का अलार्म है। एक स्टडी के मुताबिक कोल नियर फ्यूचर में 2 डिग्री सेल्सियस से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने वाला है। यस, 2 डिग्री। आई नो, सुनने में चिंदी लग रहा है, लेकिन ये 2 डिग्री से क्या क्या हो सकता है आपको पता है? रेनफॉल यानी कि बारिश 36% से बढ़ जाएगी, जिससे सी लेवल 56 सेंटीमीटर से राइज हो जाएगा, जिससे ऑफ कोर्स कोस्टल एरियाज में रहने वाले कंट्रीज और सिटीज फ्लड, इरोजन और स्टॉर्म्स रेगुलरली फेस करने लगेंगे। एंड प्लस हमें 35 एक्स्ट्रा डेज स्पेंड करने पड़ेंगे इन आज के हीट से भी 23 टाइम्स एक्स्ट्रा हीट में, यानी बेसिकली इंसानों का और दूसरे स्पीशीज का जीना हराम। So no, coal is definitely not a long-term option. But still यार, कोल से जब इलेक्ट्रिसिटी फर्स्ट टाइम बनी तब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि तब ये सब सारी चीजें क्यों नहीं सोची गई थी? एंड फॉर दैट मैटर, कब और किसने एग्जैक्टली बनाया था कोल से फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रिसिटी? वेल, 1882 में थॉमस एडिसन ने पहली बार कोल पावर प्लांट लगाया था। बट एक मिनट, इलेक्ट्रिसिटी तो 600 बीसी से है ना? तो कोल पावर प्लांट्स के लगने से पहले इलेक्ट्रिसिटी को कैसे जनरेट किया जाता था? वेल, 600 बीसी में इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत एम्बर यानी कि ट्रीज के गम से हुई थी, जिसकी खोज थेल ऑफ मिलेटस ने की थी। उन्होंने नोटिस किया कि जब कभी भी एम्बर को किसी एनिमल फर के साथ घिसा जाता था तो एम्बर लाइट वेटेड ऑब्जेक्ट्स यानी कि फेदर को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता था, और इस तरह से दुनिया में पहली बार स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट बाहर आया। पर थेल्स ने उस विषय पर कोई डीप रिसर्च नहीं की, जिसके बाद 18th सेंचुरी में सीधा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट को वापस पकड़ा। अब उन्होंने ये नोटिस किया कि एम्बर में तो है ही इलेक्ट्रिसिटी, बट नेचर में भी है इन द फॉर्म ऑफ अ थंडर, और इसीलिए उन्होंने अपनी रिसर्च करने के लिए लेडन जार का इस्तेमाल किया। लेडन जार एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जिसमें हाई वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर किया जा सकता है, क्योंकि उसमें मेटल फॉइल सीमेंटेड है जो इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करने की क्षमता रखता है। बट लेडन जार में थंडर को कैद कैसे किया जाए? वेल, आसान है। फ्रैंकलिन की तरह एक पतंग के साथ चाबी लटका दो और थंडरस्टॉर्म क्लाउड्स में पतंग को चलाओ, और इसका नतीजा, वेल, जब फ्रैंकलिन ने इस पतंग को उड़ाया तब बिजली चाबी पर गिरी, जिसके चलते वो वायर से होते हुए लेडन जार में पहुंच गई और वहां पर कैद हो गई। यानी कि बात साफ है, पास्ट में इलेक्ट्रिसिटी को एम्बर और थंडर से ढूंढा गया था, बट यार फिर उसी चीज को कंटिन्यू क्यों नहीं किया गया? वेल, लॉजिकली देखे तो एम्बर को क्रिएट नहीं किया जा सकता है, वो नेचुरली प्लांट्स में बनता है, जिसे बनने में सालों लग जाते हैं, और थंडर को तो सिर्फ रेनी सीजन्स में ही कैद किया जा सकता है। सो व्हाट अबाउट अदर सीजन्स?
सो बात साफ है, इन चीजों से लार्ज स्केल में और लॉन्ग टर्म के लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं किया जा सकता, राइट? तो अब करे तो क्या करे भैया, क्योंकि विंड और वाटर का खर्चा बढ़ा है, कोल से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो वहीं थंडर और एम्बर का यूज नहीं किया जा सकता हमेशा। सोचते रहो जवाब, तब तक मैं आपको एम्बर कहां से आता है ये भी जरा बता देता हूं। वेल, एम्बर क्या है? वेल, एक प्लांट है। सो अब प्लांट्स कहां से आते हैं? वेल, सारे जीव जंतु अमीबा से आए थे, इंक्लूडिंग ह्यूमंस। और ये अमीबा क्या है? वेल, अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है व्हिच कैन बी फाउंड एट द बॉटम ऑफ द ओशंस। और आगे चल के इसी अमीबा के दो बाइफर्केशंस हुए थे, प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट से बने ट्रीज और एनिमल से बने हम। तो बेसिकली अगर प्लांट्स और एनिमल्स सेम ही ऑर्गेनिज्म से बने हैं और प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है, तो क्या हम ह्यूमन से भी इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है? वेल फ्रेंड्स, रिसर्च की माने तो यस, ह्यूमन ब्रेन से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जा सकता है, लेकिन कैसे? सो बेसिकली हमारे बॉडी में दो आयोन्स होते हैं, पॉजिटिव आयोन्स और नेगेटिव आयोन्स, जिन्हें कैट आयोन्स और एनायोन्स कहते हैं। अब पॉजिटिव आयोन्स में आते हैं सोडियम कैटायोन्स और पोटेशियम कैटायोन्स, जो हमारे सेल्स के अंदर रहते हैं। और नेगेटिव की बात करें तो उसमें आते हैं क्लोराइड एनायोन्स और ऑर्गेनिक एनायोन्स। और ऑर्गेनिक एनायोन्स जो हमारे आउटर सेल्स में रहते हैं। अब होता यह है कि जब हमारी बॉडी रेस्ट यानी कि इक्विलिब्रियम पे होती है, तब इनकी कैपेसिटी 70 मिलीवॉट्स की होती है। और जैसे ही बॉडी को ब्रेन में कोई इन्फॉर्मेशन सेंड करनी होती है, यानी इंपल्स सिग्नल, तो सेल्स और आउटर सेल्स के बीच का सेल मेम्ब्रेन ओपन हो जाता है, जिसके चलते आयन सेल के अंदर आने लगते हैं और सेल की कैपेसिटी -70 मिलीवॉट से -50 मिलीवॉट्स तक गिर जाती है। पर क्या ये सब जानना इंपॉर्टेंट है? नहीं, कोई बात नहीं। तो क्या जरूरी है? आयन्स का मूवमेंट यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट। And where there is electrons का movement, what is it known as? Electricity. साइंटिस्ट का मानना है कि ह्यूमन बॉडी 2000 वॉट्स तक की इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकता है जब वो किसी एक्सरसाइज में इन्वॉल्व हो। पर बस एक मिनट, इस पूरे प्रोसेस को मापा कैसे गया? वेल, इलेक्ट्रोसेफेलोग्राम उर्फ EEG से बॉडी के अंदर कितनी इलेक्ट्रिसिटी है उसे मापा जा सकता है। आपने सुना भी होगा EEG मशीन्स के बारे में। बट व्हाट इफ फ्यूचर में कोई ऐसी मशीन भी बनाई जाए जो बॉडी की इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर भी कर सकती है? यस, इफ मेजरिंग मशीन बन सकती है तो ऐसी मशीन भी बन सकती है जो इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करे। इमेजिन वर्ल्ड में पोल्यूशन कितना कम हो जाएगा और ग्लोबल वार्मिंग कितनी कम हो जाएगी। बस 1000-2000 इंसानों को जमा करो और एक गोदाम में खोल लो अपनी खुद की कंप्लीटली देसी और जुगाड़ू ह्यूमन इलेक्ट्रिसिटी फैक्ट्री। ना ही कोल खत्म होने का टेंशन और ना ही वाटर या विंड पावर प्लांट्स बनाने का कोई टेंशन। Well, but on a serious note, of course ऐसी कोई फैक्ट्री एथिकल इश्यूज की वजह से बन नहीं पाएगी और मे बी इसे कमर्शियलाइज भी नहीं किया जा सकता, बिकॉज प्रैक्टिकली स्पीकिंग जो भी इंसान उन फैक्ट्रीज में काम करेंगे उनको आपको समय के हिसाब से पे करना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट भी ऑटोमेटिकली काफी बढ़ जाएगा। बट मे बी ऐसी कोई मशीन बन सकती है जो इमरजेंसी में एक इंसान को अपने शरीर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने दे सकती है, यू नो, काइंड ऑफ लाइक सर्वाइवल लाइक सिचुएशन में, या फिर इवन किसी को अगर पैसे बचाने हैं। तो आपका इस पे क्या ख्याल है? अगर इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट बाय साइंस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग और दिमाग बढ़ाओ वीडियोस आपको यहीं पर देखने मिलेंगे। विद दैट सेड, एज ऑलवेज फ्रेंड्स, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।